हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 29 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू कवर थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज इंडिया आसियान समिट 2025, जो कि हम जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड इज आईयूसीएन रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात हो रही है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट बनेगा, और आईयूसीएन है यहाँ पे। ठीक है, इंटरनेशनल बातें हो रही हैं तो आईआर भी समझ लो प्रीलिम्स के लिहाज से। एट्थ पे कमीशन एक तरह से गवर्नेंस का इशू है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वट एवर कीवर्ड्स यू लर्न टुडे, जो भी कीवर्ड्स आप सीखते हो, है ना, क्योंकि जब आप डीसीए देखते हो तो ये बेसिकली क्या है, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल है। और न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में उनका जो बैकग्राउंड है, उनके आगे पीछे की जो चीजें हैं जो अंडरस्टूड होती है, उसको ऐड करके हम आपके लिए ये पूरा इसको कवर करते हैं। तो व्हाट एवर कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स आप लर्न करते हो, कीवर्ड्स के लिए अलग से एक नोटबुक बनाओ। अगर आप एक बिगनर हो तो जरूर ही बनाओ, और वो वहां पे कीवर्ड्स को आप लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट मेंस में यू विल थैंक मी कि सर बहुत मजा आया, क्योंकि सारी चीजें मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया आसियान समिट 2025। इंडिया आसियान समिट। अब समिट मतलब क्या होता है, एक तरह से मीटिंग्स हो रही होती हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही होती हैं, जहाँ बड़े-बड़े लीडर्स जो होते हैं, टॉप लीडर्स कंट्रीज के जा रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया है, इंडिया का के बारे में तो आप जानते हो। दूसरा है आसियान। अब आसियान क्या है, व्हाट इज आसियान? आसियान एक ग्रुप है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज है, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। आसियान्स, आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे दोस्तों के, तो वैसे ही उनका एक ग्रुपिंग है, जिसमें वो पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, और सिक्योरिटी, ये सारे मैटर्स को वो लेके आते हैं और कलेक्टिवली उससे डील करते हैं। तो अभी कंटेक्स्ट क्या है, 2025 में एशिया इंडिया समिट हुआ कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ है, मलेशिया में। मलेशिया एक कंट्री है आसियान रीजन के अंदर की। आसियान में 10 कंट्री हुआ करते थे। ठीक है, मार्क अ की मूवमेंट इन इंडियाज एंगेजमेंट विद द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, a partnership that has evolved since India became a dialogue partner in 1995 to a strategic partnership 2012। मतलब इंडिया जो है आसियान कंट्रीज के साथ, आसियान एक ब्लॉक के साथ, इंडिया का जो रिलेशनशिप है, डायलॉग है, 1990 से स्टार्ट हुआ एक तरह से। पहले हम डायलॉग पार्टनर बने, डायलॉग करना शुरू किया, फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब लॉन्ग टर्म विजन अलाइन करने की बात। ठीक है ना, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू आसियान यूनिटी एंड इंडो पैसिफिक विजन। इंडो पैसिफिक मतलब वो पैसिफिक ओशन में भी पढ़ते हैं, इंडियन ओशन में भी पढ़ते हैं, तो इंडो पैसिफिक विजन की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एब्सेंस फ्रॉम इन पर्सन समिट अटेंडेड वर्चुअली वाज परसीव्ड एज अ डिप्लोमेटिक गैप। अब ये एक अच्छा कीवर्ड है, डिप्लोमेटिक गैप। इजी है सेंटेंस, बट डिप्लोमेटिक गैप, क्योंकि मोदी जी इस बार, मोदी जी हमेशा जाके इन पर्सन चीजों को अटेंड करते हैं, है ना, किसी भी समिट्स को अटेंड करते हैं, और मोदी जी इस बार इन पर्सन समिट को अटेंड नहीं किए। मोदी जी ने समिट कैसे अटेंड किया, मोदी जी ने समिट वर्चुअली अटेंड किया, डिजिटली, सोशल सोशल मीडिया तो नहीं बोलेंगे, बट डिजिटली। ठीक है, इसको वीडियो कॉल के थ्रू अटेंड किया, स्पेशली एज अदर मेजर पावर्स लाइक यूएस एंड चाइना पार्टिसिपेटेड इन पर्सन। तो मोदी जी जा नहीं पाए, ये एक तरह से डिप्लोमेटिक गैप की तरह देखा जा रहा है। अब हम आसियान कंट्रीज की बात करते हैं। आसियान कंट्रीज कौन कौन सी है? अब जैसे इंडिया, इंडिया के बगल में जैसे नीचे बांग्लादेश आ जाता है ना, जस्ट नॉर्थ ईस्ट के नीचे। फिर बांग्लादेश के बाद ये जो कंट्री है म्यांमार है। म्यांमार के बाद जो कंट्री है थाईलैंड है। थाईलैंड के ऊपर कंट्री जो है लाओस है। नीचे जो कंट्री है कंबोडिया है। साइड में जो कंट्री है वियतनाम है ना। फिर उसके नीचे आप आते जाओगे, यहाँ सिंगापुर आएगा, यहाँ इंडोनेशिया आएगा। इंडोनेशिया खत्म होता है, उधर एक ईस्ट तिमोर। ये आसियान में एक नया मेंबर ऐड हुआ है। नेक्स्ट ईयर यूपीएससी में हो सकता है, या एपीएससी में, किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ये एक बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन रहेगा कि ईस्ट तिमोर जो है वो आसियान का मेंबर कंट्री बना है कि नहीं बना है।
ठीक है। इसके अलावा ब्रुनई है, फिलीपींस है, ये सारी कंट्रीज, ओवरऑल 10 कंट्रीज आसियान के मेंबर थी। अभी टोटल 11 कंट्रीज ईस्ट तिमूर को लेके आसियान के मेंबर है। 11 कंट्रीज आर मेंबर। 11th मेंबर कौन बना है? ईस्ट तिमूर बना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे कंट्रीज मिलजुल के कोऑपरेशन का काम करें। कोऑपरेशन किसमें? कोऑपरेशन किस किस मामले में? इकोनॉमी के मामले में, एनर्जी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, पॉलिटिकल मामले में, कल्चरल मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में। तो ये सारे मामले इसके ऑब्जेक्टिव है। फॉर इंडिया, आसियान रिप्रेजेंट्स, इंडिया के लिए आसियान क्या है? हमारे लिए आसियान एक गेटवे है, एक रास्ता है। ठीक है। एशिया पैसिफिक, एशिया और बाकी आसपास की पैसिफिक कंट्रीज के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन्स के लिए, और आसियान कंट्रीज के साथ ट्रेड करके, कल्चरल प्रमोशन करके इंडिया इंडिया को भी क्या मिलेगा? डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। हमने आसियान कंट्रीज के साथ और बाकी जो जापान, साउथ कोरिया, इधर इस एरियाज में जो कंट्रीज है, इस ज्योग्राफिकल रीजन में जो कंट्रीज है, उनके साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट रखी है। पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था। इंडिया और आसियान के बीच में ट्रेड जो है 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हुआ था 2023-24 की बात करें तो। विथ ongoing negotiations to review ASEAN India trade in goods agreement, which increased from $9.66 billion to $43.57 billion in 2022-23। 2023-23 तक आसियान इंडिया ट्रेड्स इन गुड्स, सिर्फ अगर गुड्स की ही बात करें, गुड्स में ही 44-45 बिलियन डॉलर का ट्रेड शुरू हो गया। सर्विसेज में जैसे टूरिज्म है, इंडिया के बहुत सारे लोग थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, टूरिज्म में, सर्विसेज में बहुत सारा यहाँ पे ट्रेड हो रहा होता है ना। व्हाट आर द आसियान लेड फोरम्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स? आसियान लेड फोरम्स क्या है? आसियान की समिट्स होती हैं, एनुअल समिट्स होती हैं, ईस्ट एशिया समिट होता है, स्ट्रेटेजिक फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग अमंग आसियान एंड की पावर सच एज इंडिया, यूएस, चाइना, जापान, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ईस्ट एशिया समिट। आसियान रीजनल फोरम promote dialogue and consultation on political and security issues। आसियान रीजनल फोरम क्या करता है? डायलॉग को प्रमोट करता है एंड कंसल्टेशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज। एडीएमएम प्लस, एडीएमएम प्लस क्या है? आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। उनकी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, सुबह पे वो लोग डिफेंस मैटर्स का डिस्कशन करते हैं। These forum reinforce ASEAN centrality, its role as the convening platform for regional stability and cooperation। की अनाउंसमेंट ऑफ द 2025, अभी जो समिट हुआ है उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया? आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन 2026। 2026 जो होगा वो आसियान और इंडिया का ईयर ऑफ मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब समुद्री कोऑपरेशन में इंडिया और आसियान का एक ईयर होगा। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे इंडिया और आसियान मिलके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे, डिजास्टर्स जो साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं उनके रिलीफ पे, मैरीटाइम की सिक्योरिटी पे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के शिप्स आराम से जा सके, चाइना जैसे कंट्रीज कंट्रोल ना करे, ब्लू इकोनॉमी मतलब वाटर रिलेटेड इकोनॉमी पे, और सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस। और जो पूरा ओशन रीजन है जहाँ मेजोरिटी ये कंट्रीज बनी हुई है वहां पे गवर्नेंस जो है वो सस्टेनेबल हो। स्ट्रेटेजिक विजन पीएम मोदी ने क्लियर किया था, है ना, डिक्लेयर्ड द 21st सेंचुरी एज द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड आसियान, aligning India's विकसित भारत 2047 with ASEAN विजन ऑफ 2045। इंडिया का विजन है विकसित भारत 2047, आसियान का विजन है 2045, दोनों एक दूसरे से अलाइंड है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट, कमिटमेंट टू फाइनलाइज द एईटीके रिव्यू टू इनहेंस बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड करने के लिए कमिटमेंट किसके लिए होना चाहिए? AITIGA रिव्यू। कंटिन्यूड कोऑपरेशन इन एजुकेशन, टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। एजुकेशन में, टूरिज्म में, ग्रीन एनर्जी में, साइबर सिक्योरिटी में एंड डिजिटल कनेक्टिविटी में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूड कोऑपरेशन। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है? IMT, IMT का नाम हम आपने सुना होगा। इंडिया, फिर उसके बाद से म्यांमार, म्यांमार के बाद से थाईलैंड। अगर मैं आपको मैप यहाँ बनाऊं, रफ मैप, अगर ये इंडिया है ना, थोड़ा ऐसे नॉर्थ ईस्ट के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है? म्यांमार शुरू हो जाता है, फिर क्या है? थाईलैंड। तो इंडिया में मणिपुर है, मणिपुर से म्यांमार और थाईलैंड डायरेक्टली इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड करके ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। म्यांमार वाला थोड़ा सा सेक्शन अगर आप छोड़ दो, कोलकाता से सीधे म्यांमार जाके और वहां से कालादान रिवर होके नॉर्थ ईस्ट आने के लिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ
बन रहा है, जो सकी कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे और अच्छा हो पाए। इंडिया आसियान रिलेशन का अगर हम हिस्ट्री का बात करें, 1992 में इंडिया बिकेम अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर 1995 में फुल डायलॉग पार्टनर, 2002 में हम समिट लेवल पार्टनरशिप स्टार्ट किए। ठीक है, ये सब डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हिस्ट्री है, बस सुन लीजिए। 2010 इंडिया आसियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब अब टैरिफ्स जो होंगी वो बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, 2018 इंडिया एंड आसियान कमेमोरेटेड 25 years of dialogue partnership and 5 years of strategic partnership। इंडिया एंड आसियान ने 25 years ऑफ डायलॉग पार्टनरशिप को एक तरह से कमेमोरेट किया एंड 5 years ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को क्या किया, कमेमोरेट किया, एक तरह से मनाया उसको। 2025 summit held in Kuala Lumpur themed around maritime cooperation and regional stability। 2025 का जो समिट था जो कुआलालंपुर में हुआ, उसका थीम क्या था, मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। Why was the 2025 summit a missed opportunity? 2025 summit a missed opportunity क्यों रहा? क्योंकि इस बार मोदी जी जा नहीं पाए, अटेंड नहीं कर पाए। सेकंड टाइम ऐसा हुआ जैसे मोदी जी अटेंड नहीं कर पाए, है ना, ग्लोबल टेंशंस की वजह से, ट्रंप वगैरह ने जो टेंशंस क्रिएट की हुई है, जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी, है ना। कई बार ऐसी भी न्यूज आ रही है कि जब मोदी जी एससीओ की मीटिंग करने के लिए रिसेंटली कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले चाइना गए थे, पहले जापान गए थे, फिर चाइना गए थे, उस टाइम पे शायद शायद मोदी जी पे, है ना, एसेसिनेशन अटेम्प्ट भी करवाया गया था। मतलब अटेम्प्ट हो नहीं पाया क्योंकि बांग्लादेश में यूएस का एक एजेंट जो है बांग्लादेश के होटल में मारा गया। जिस दिन एससीओ की मीटिंग चल रही है, वो यूएस का जो एजेंट था, सीआईए का एजेंट था, है ना, टॉप लेवल पे वो मिलिट्री ऑफिसर रह चुका था। तो यहाँ हो सकता है कि बहुत सेंसिटिव और सिक्योरिटी रीजन से भी मोदी जी नहीं गए हैं। विथ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, यूएस चाइना राइवलरी एंड ट्रेड डिसरप्शन escalating, India's physical presence could have reinforced its image as a reliable regional partner। तो प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है वर्ल्ड में, तो मोदी जी अगर जाते और सिक्योरिटी वगैरह सब चीजें रहती, तो हमारा एक रीजनल पार्टनर का जो इमेज है वो और ज्यादा री इन्फोर्स होता। बायलेटरल स्ट्रेंथ्स, lingering friction with Malaysia over its earlier diplomatic stance on Pakistan may have influenced India's cautious approach। जो मलेशिया के साथ फ्रिक्शन है थोड़ा बहुत इंडिया का, है ना, पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट कौन करता है, मलेशिया। तो अगर हम वहां मलेशिया जाते तो मलेशिया के साथ थोड़ा सा अप्रोच हमारा और अच्छा हो सकता था। डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट, द टाइमिंग कोइंसाइडेड विद इंडियन फेस्टिवल, है ना, दिवाली, छठ पूजा एंड स्टेट इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन, येट सच रीजन सीम्ड अनकन्विंसिंग गिविंग आसियान्स लॉन्ग नोटिफाइड कैलेंडर। बहुत पहले से आसियान ने इसको नोटिफाई कर रखा था समिट को, तो फिर जाना चाहिए था, ऐसा ये आर्टिकल बता रहा है। अब आसियान का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, कलेक्टिवली फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस, चाइना, यू के बाद में। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम लेन्स पास करती हैं। डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है, आसियान एक तरह से सेंट्रलिटी बनाता है, सेंट्रल फोरम बनाता है, इंडो पैसिफिक एरिया का विजन बनाता है, चाइना को काउंटर बैलेंस करने में हेल्प करेगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस, आसियान कंट्रीज और इंडिया के बीच में कल्चरल सिग्निफिकेंस बुद्धिज्म, लैंग्वेज, ट्रेड, इन सब चीज में लाई करता है। हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट करी बाद में, 2014 में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बट लुक ईस्ट पॉलिसी हमने 1991 में ही स्टार्ट कर दी थी। लुक ईस्ट मतलब इंडिया के ईस्ट में ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन और थोड़ा जापान वगैरह को हम लोग उनसे रिलेशन अच्छा करेंगे। ठीक है, एक्ट ईस्ट में हम क्या कर रहे हैं, आसियान कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, डायलॉग्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें डिजिटल, कल्चरल, हर तरह से हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन को, खासकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को आसियान कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर। अब इंडिया को अगर हम आसियान कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके लिए आईएमटी हो गया, उसके लिए कालादान मल्टी मॉडल हो गया, है ना। ठीक है, आईएमटी, कालादान मल्टी मॉडल, अगरतला, अगरवा, अगरतला और अखरुआ। जब बांग्लादेश रिलेशन आप पढ़ोगे तो बांग्लादेश में जगह है जिसका नाम है अखरुआ, और अगरतला तो त्रिपुरा का कैपिटल है, वहां रेल लिंक बनाया जाना, है ना। मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, मेकोंग रिवर जो है आसियान कंट्रीज से होकर बहती है, मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। अबाउट ईस्ट तिमोर, अब थोड़ा ईस्ट तिमोर के बारे में पढ़ लेते हैं। ईस्ट तिमोर क्या है, ईस्ट तिमोर एक कंट्री है, कंट्री जो इंडोनेशिया के जस्ट बाजू में एक कंट्री है, और ये कंट्री अभी जस्ट ऐड हुआ है, आसियान का एक नया मेंबर बना है। आसियान में टोटल 10 मेंबर थे, अब आसियान में टोटल कितने मेंबर होंगे, 11।
अब जब ये नया मेंबर बना है ना? तो इसके बारे में हमें समझ लेना होगा कि इसका जो भी डायमेंशंस क्या है, इस तिमूर के आगे पीछे कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो इस तिमूर के साइड में क्या है? वेस्ट तिमूर इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो इस तिमूर, इसको तिमूर लेस्टे भी बोला जाता है ना? तो एक साइड में लैंड बॉर्डर में इसका इंडोनेशिया है, दूसरे साइड मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब समुद्री बॉर्डर में इसमें ऑस्ट्रेलिया है, पैसिफिक ओशियन में ये पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के ये नॉर्थ में मतलब ऊपर की साइड ये पड़ेगा। ये पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी, पोर्टुगीज़ उस पे 400 से ऊपर साल रह के गए। 1975 में ये इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है? बट इंडोनेशिया ने इसको ऑक्युपाई कर लिया और इन्वेड कर लिया। और इंडोनेशिया के अंदर ये 24 इयर्स तक रहा। 1999 में यूएन सुपरवाइज्ड रेफरेंडम लेड टू अ वोट ऑफ इंडिपेंडेंस। यूनाइटेड नेशन ने हेल्प किया कि ईस्ट तिमोर एक अलग कंट्री बन सके। तो एक अलग कंट्री, एक सॉवरेन नेशन ये 2002 में बना। वन ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट कंट्रीज, यंगेस्ट मतलब नई बनने वाली कंट्रीज में से ये एक है। पॉपुलेशन बहुत कम है, 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन कितना होगा? 14 लाख। ठीक है, हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में इससे ज्यादा पॉपुलेशन भरा हुआ है। कैपिटल क्या है? दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल। दिल्ली मतलब इंडिया वाला दिल्ली नहीं, क्या नाम है? DILI। अब एक ASEAN+6 की बात की जाती है। आसियान कंट्रीज में तो 10 कंट्रीज थी, अभी 11 है। +6 में इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात भी की। ठीक है, क्योंकि इस ASEAN+6 में देखोगे आप, इंडिया तो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में आपको चाइना, जापान, साउथ कोरिया मिल जाएंगे, बगल में इंडिया मिल जाएगा। नीचे की साइड आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिल जाएंगे। तो ये सब मिला के ASEAN+6 भी कई बार बोला जाता है। आसियान के लिए अब हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट। पॉलिटिकल एंगेजमेंट मतलब मोदी जी वहां जा रहे हैं, वहां के लीडर से यहाँ आ रहा है, दैट इज हाई लेवल, है ना? प्रेसिडेंट के लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के लेवल पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ते रहना चाहिए, रीइंफोर्स होना चाहिए। डिजिटल कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ना चाहिए, है ना? AITIG का एक्सेलरेटेड रिव्यू करना चाहिए, सप्लाई चेन्स को इंप्रूव करना चाहिए, कैपेसिटी, लोगों का कैपेसिटी को और बिल्ड करना चाहिए, और ईस्ट तिमोर की एंट्री से हमें क्या फायदा हो सकता है उसको लेवरेज करना चाहिए। टॉपिक नंबर 2, IUCN रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है ना? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नाम से ही क्लियर है कि वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए काम करती है। IUCN क्या करती है? बहुत सारे एनिमल्स को लिस्ट करती है, नाम देती है कि ये एनिमल्स जो है वर्ल्ड में ये क्या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या फिर इनका थ्रेटेंड है, या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये सब काम कौन करती है? IUCN। तो ये सिर्फ एनिमल्स के लिए करती है ऐसा नहीं है, फ्लोरास फौना दोनों के लिए करती है। और साथ साथ में कौन कौन सा क्रिटिकल हैबिटाट या क्रिटिकल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे थोड़ा थ्रेट हो रहा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज जहाँ पे थ्रेट बढ़ रहा है, उनको भी IUCN अपने रिपोर्ट में लेके आती है। IUCN में NGOs भी पार्टिसिपेट करते हैं, एकेडमिया भी पार्टिसिपेट करते हैं, फिलान्थ्रोपिस्ट, गवर्नमेंट वगैरह का भी IUCN में कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अभी IUCN ने रेड फ्लैग किया है वेस्टर्न घाट। इंडिया जो है, अगर इंडिया ऐसे हम बनाए नीचे वाले, तो ये वेस्ट वाला इलाका जो है, यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट को रेड फ्लैग किया है किसने? IUCN ने। तो IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, ये रिपोर्ट का नाम आपको याद रहना चाहिए, प्रीलिम्स में ऐसे रिपोर्ट पूछे जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसने दिया? वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट इवेलुएट्स द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ग्लोबली। द लेटेस्ट असेसमेंट प्लेसेस द वेस्टर्न घाट, मानस एंड सुंदरबन नेशनल पार्क इन इंडिया हैव बीन कैटेगराइज्ड एज बीइंग ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न। अब सिर्फ वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट, मानस, मानस जो असम में पड़ता है, एंड सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सुंदरबन नेशनल पार्क को सिग्निफिकेंट कंसर्न में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, इन द IUCN लिस्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट अक्रॉस। दिस इज द दिस इज द होल, क्या है ये पूरा वेस्टर्न घाट वाला इलाका। IUCN World Heritage Outlook. The IUCN World Heritage Outlook is the only global assessment that evaluates the conservation status of all natural and scope. Fourth edition covers 271 sites worldwide. Launched at IUCN World Conservation Congress 2025, held in Abu Dhabi. Abu Dhabi में हुआ. Released mixed UNESCO World Heritage Sites every 3-5 years. हर 3-5 years में mixed UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसने रिलीज किया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, ये IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक को रिलीज करता है।
पर्पस क्या है? टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एफर्ट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग कंजर्वेशन चैलेंज। क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं उसको सीधे सीधे आइडेंटिफाई करना। असेसमेंट क्या था? असेसमेंट क्या हो सकता है कि कोई बायोडाइवर्सिटी का साइट है वो गुड है या गुड विद सम कंसर्न है या सिग्निफिकेंट कंसर्न है या क्रिटिकल है। तो अभी अभी इंडिया वाले को कहाँ डाला गया है? सिग्निफिकेंट कंसर्न में डाला गया है। ठीक है, तो ये चार चार तरह की जो कैटेगरी आईयूसीएन बनाता है, आईयूसीएन का ये वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट बनाता है, उसमें सिग्निफिकेंट कंसर्न्स में तीनों को डाला गया है। अब इन एरियाज में क्या क्या थ्रेट दिखाई दे रहे हैं? क्लाइमेट चेंज तो है ही, क्लाइमेट चेंज के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है। टूरिज्म प्रेशर भी बढ़ रहा है, ओवर टूरिज्म लीड टू हैबिटेट डिग्रेडेशन, वेस्ट जनरेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। टूरिज्म बढ़ने से रूट्स बढ़ते हैं, रिसोर्ट्स बढ़ते हैं, इकोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज न्यूली रैंक्ड among the top three threats impacting native biodiversity and ecosystem balance. Infrastructure development. Roads and railways are now among the top 5 threats causing fragmentation and road kill incident. रोड पे जो एनिमल्स बंदर वगैरह या हिरन वगैरह किल हो जाता है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज इलीगल लॉगिंग, लॉगिंग मतलब पेड़ों को काटना, इंक्रोचमेंट करना, वेस्ट को डिस्पोजल करना। ठीक है, प्रोटेक्टेड जोन्स में, नीलगिरीज वाले प्रोटेक्टेड जोन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना, लैंड यूज को चेंज करना, फॉरेस्ट काट के कुछ और बनाना, एग्रीकल्चरल एंड अर्बन एक्सपेंशन ड्राइव्स डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस इन साउथ एशिया, फॉरेस्ट फायर एंड इंक्रोचमेंट, ये सब प्रॉब्लम्स वाली बात है। अब वेस्टर्न घाट ज्यादा वल्नरेबल क्यों है? नैरो रेंज एंड हाई एंडेमिज्म। रेंज जो है वो बहुत नैरो है, नैरो रेंज में पहले हुई है। एंडेमिज्म, एंडेमिज्म हाई है। व्हाट इज एंडेमिज्म? एंडेमिज्म मतलब, एंडेमिज्म का मतलब हो गया कि वैसे एनिमल जो सिर्फ यही मिल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, उनको हम क्या बोल देते हैं? इंडेमिक बोल देते हैं। सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, एनिमल्स के अलावा ट्रीज के बारे में बात हो रही है, फ्लोरा के बारे में बात हो रही है और फौना के बारे में भी बात हो रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक। मेनी स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन लिमिटेड एरियाज। एम्फीबियंस, बर्ड, प्लांट्स आर सेंसिटिव टू इवन स्मॉल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, और क्लाइमेट शिफ्ट्स, elevation restricted species, numerous species live within specific elevation zone making them vulnerable to temperature or rainfall changes. Fragile ecosystem, अब शोला ग्रासलैंड है वहां, एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मोजाइक्स रिलाई ऑन इंटैक्ट हाइड्रोलॉजी। इंटैक्ट हाइड्रोलॉजी पे रिलाई करते हैं, नेचुरल इंटैक्ट हाइड्रोलॉजी मतलब नेचुरल वाटर फ्लो पे रिलाई करते हैं। अगर हम वहाँ डैम्स बनाएंगे, टनल बनाएंगे, रोड बनाएंगे तो पूरा वाटर साइकिल डिसरप्ट होता है। कनेक्टिविटी, लार्ज मैमल लाइक एलिफेंट, टाइगर, लायन टेल्ड मकाउ, नीलगिरी ताहर डिपेंड ऑन कंटिन्यूअस कॉरिडोर। उनको कंटिन्यूअस कॉरिडोर चाहिए, कंटिन्यूअस जंगल चाहिए वो। अगर बीच में जंगल काट के हमने कुछ बना दिया तो अब उनका मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा। वाइटल इकोलॉजिकल रोल, द घाट्स रेगुलेट मॉनसून पैटर्न, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, वाटर सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स के अगेंस्ट में बफर है, लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का लोकेशन वगैरह देख सकते हो आप। स्टार्ट तो गुजरात से ही हो जाता है और पूरा आपका केरला और तमिलनाडु तक फैला हुआ है पूरा पूरा वेस्टर्न घाट। ठीक है, फॉर्मेशन क्या है? जियोलॉजिकली ओल्डर देन हिमालयाज, हिमालय से भी ओल्डर है। गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता है। 1600 किलोमीटर का रेंज होता है इसका। ठीक है, एवरेज एलिवेशन भी 900 टू 1600 मीटर्स है। बहुत हाईली एलिवेटेड है वैसा नहीं है। हिमालयाज जो है वो बहुत हाईली एलिवेटेड है, हिमालयाज यंग है, बट ये यंग नहीं है, हिमालय से कंपैरिजन में ओल्डर है। पेनिनसुलर रिवर्स जो है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, इन सब का ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट से। वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स, वर्ल्ड का 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। UNESCO recognition, declared a UNESCO World Heritage Site in 2012 for its ecological significance and high endemic. And now what is the way forward? Strengthen existing measures. Existing measures को strengthen करना। जो भी हमारे पास measures हैं, हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की बात करते हैं, इको सेंसिटिव जोन की बात करते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं, कैंपा फंड जो फॉरेस्टेशन के लिए फंड आता है उनकी बात करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं।
ठीक है, ये सारे मेजर्स आप इन्वायरमेंट में डिटेल में पढ़ोगे। क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको एडेप्टेशन टेक्निक्स लेके आना। टूरिज्म सस्टेनेबल करना, इन्वेजिव स्पेसीज, जो स्पेसीज कहीं और से आके, है ना, कोई भी बहुत सारी ट्रीज की वेराइटीज ऐसी हैं, प्लांट वेराइटीज या एनिमल्स वेराइटीज जो आके नेटिव इकोसिस्टम को खत्म कर देता है, कब्जा कर लेता है, उसको खत्म करना। लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना। लोकल कम्युनिटीज क्या होती है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह को यूज करना, जीआईएस ड्रोन्स वगैरह का यूज करना, रीजनल कोऑपरेशन को प्रोटेक्ट करना। एट्थ, पे कमीशन, है ना, पैसे की बात हो रही है, पे कमीशन की बात हो रही है। अब ये क्या है, सीधे सीधे यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं, अपना सपना मनी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उसमें ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी होता है, ग्रुप डी होता है। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनमें क्या होता है, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, और ग्रेड्स में भी, इनमें भी अलग अलग ग्रेड पे होता है कि अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग सैलरीज मिलेंगी, है ना। प्यून की सैलरी कम हो सकती है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर ग्रेड ए में आएगा, उसकी सैलरी ज्यादा हो सकती है। अब ये अलग अलग इनके पेज बनते हैं, है ना। और मान लो कि आजादी के बाद जो पे स्केल था, अगर वही पे स्केल आज रहे तो काम तो चलेगा नहीं। तो ये पे स्केल क्या होता है, रिवाइज भी होता है। रिवाइज क्या हर साल रिवाइज होगा? नहीं, हर कुछ सालों में, ऑलमोस्ट 10 साल में, 10-12 साल में, 10-11 साल में ये पे स्केल क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो 10 साल भी लंबा पीरियड है। बीच में डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस मतलब एक तरह से महंगाई महंगाई इन्फ्लेशन को देखते हुए डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को देते जाती है। ठीक है, तो यही है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द टर्म्स ऑफ रेफरेंस इन फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन विच विल रेकमेंड रिवीजन इन पे। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिया गया है 8th सेंट्रल पे कमीशन को, जो रेकमेंड करेगा कि पे में कैसे रिवीजन किया जाए। ये सिर्फ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात हो रही है, प्राइवेट की बात नहीं हो रही। अलाउंसेज एंड पेंशन स्ट्रक्चर में कैसे चेंज किया जाए। व्हाट इज द सेंट्रल पे कमीशन एंड इट्स पर्पस? सेंट्रल पे कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेंट्रल पे कमीशन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट ने बनाया है, पीरियोडिकली कॉन्स्टिट्यूट होता है। हमेशा तो जरूरत है नहीं, उसकी 10 साल के अराउंड जरूरत पड़ती है, तो यूनियन गवर्नमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेज, पेंशन बेनिफिट, इन सबको देखने के लिए। इट इंश्योर्स अलाइनमेंट बिटवीन एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड इकोनॉमिक रियलिटीज। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी कितना है, उसके बीच में अलाइनमेंट बिठाने का काम है। अभी तक 7 पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं, अभी जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो 8वां पे कमीशन है। 7th पे कमीशन ने 2.57 फैक्टर का फिटमेंट फैक्टर लाया था। मतलब जो पहले बेसिक पे मिलता था, है ना, बेसिक पे में 2.57 टाइम इंक्रीमेंट हो गया डायरेक्ट। मतलब बेसिक पे मान लो अगर 10,000 रहा होगा तो डायरेक्टली मिनिमम बेसिक पे 25,700 के अराउंड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। The fitment factor is a multiplier used in 7th pay commission for central government employees to calculate their new basic pay from their previous pay. Key highlight of the 8th central pay commission क्या है? इस साल का की हाईलाइट क्या? व्हाट इज द की हाईलाइट? चेयरपर्सन कौन बने हैं? रंजन प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। ये सब प्रीलिम्स में पीछे जाने वाली चीजें हैं। पार्ट टाइम मेंबर प्रोफेसर पुलक घोष, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, IIM बेंगलोर के पुलक घोष। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर है, बहुत सारे फ्रेंड मेरे इनसे पढ़ चुके हैं। मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन, पेट्रोलियम सेक्रेटरी है। टाइमलाइन टू मेक रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ, है ना। मिड 2026 तक ये लोग रिकमेंडेशन देंगे कि कितना पैसा बढ़ना चाहिए 8th पे कमीशन के हिसाब से। किस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब एक्सपेक्टेशन क्या है इनसे? एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 2.28 का फिटमेंट फैक्टर घोषित किया जाएगा। अभी तक महंगाई जो है, महंगाई डियरनेस अलाउंस 70% तो बढ़ ही चुका है। ठीक है, तो 70% मतलब अगर आपको बेसिक पे आपका 10,000 है, ओरिजिनली आपको 17,000 तो मिल ही रहा है, ये महंगाई की वजह से। ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। 10,000 में आप इंक्रीज कर लो 2.28 तो आपको 22,800 समथिंग मिलने लगेगा। तो मिनिमम पे अगर 18,000 है, उसको अगर 2.28 से मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट 41,000 मिनिमम पे मिलेगा। ठीक है, पेंशन बेनिफिट मिलेंगे, हायर मिनिमम पेंशन एंड एम्फेसिस ऑन टाइमली डिसबर्समेंट। ओवर 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इससे क्या होने वाला है? डायरेक्टली फायदा होने वाला है। अब 8th सीपीसी से क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, डिफेंस, रेलवेज, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब सेक्टर का, है ना। एट्रिशन कम होगा, बहुत सारे लोग जो छोड़ देते हैं वो नहीं छोड़ेंगे, पैसा अच्छा मिलेगा उनको।
फिस्कल इम्प्लीकेशन लाइकली टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, है ना, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, बट लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्चा करेंगे, जितना पैसा घूमेगा, पैसा मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट करता है। सोशल वेलफेयर होगा, जो भी ग्रुप सी ग्रुप डी वाले लोग हैं उनका सोशल वेलफेयर होगा, सैलरीज बढ़ेगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन कंसल्टेशन रिफ्लेक्ट्स फिस्कल कोऑर्डिनेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल बैलेंस, स्टेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो ये आज के 3 आपको क्वेश्चन देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आसियान समिट के ऊपर। अब ये आसियान समिट के ऊपर ये 3 स्टेटमेंट है, इनको पढ़ो और बताओ कि इसमें हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट के बारे में फिर से 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। पॉज कर लीजिए। और 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में 3 स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर जो है ये सही है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग ने जो पढ़ा था साइक्लोन मोंथा, मोंथा कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल, दैट इज अ वेरी ऑब्वियस आंसर। और सीजीआई के बारे में जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसका आंसर सी था, ओनली 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय।